नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगे बड़े झटके की, राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर करारे वार की। देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव में मोदी से क्यों दूरी बना रहे हैं अजीत पवार। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या आदेश, जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्यों मचा हंगामा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, बोले हम अपने प्रचार में पीएम मोदी की फोटो नहीं लगाएंगे। वायनाड में बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा उन्हें समाज में दरार पैदा करके होता है लाभ। सीजीआई चंद्रचूड़ को सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दी विदाई, आखिरी वर्किंग डे पर सुने 45 केस। शेयर बाजार में गिरावट, 55 अंकों की गिरावट के साथ 69,486 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 51 अंकों की गिरावट के साथ 24,148 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। पीठ ने 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसे मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार के केस में कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही इसका संचालन किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 जजों की नई बेंच को निर्देश दिया कि ये पता करना होगा कि इस संस्थान के पीछे दिमाग किसका था। ये देखना होगा कि जमीन की फंडिंग किसने की थी और क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने मदद की थी। अगर ये सामने आता है कि इसके पीछे अल्पसंख्यक समुदाय था तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि संस्थान की स्थापना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की मदद के लिए हुई। अल्पसंख्यक संस्थान भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक ही प्रशासन चलाएं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 2005 में हुई, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलमाए हिंद ने स्वागत किया। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली का रास्ता आसान हुआ है। ये महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला है। इस फैसले ने मौजूदा सरकार को भी आईना दिखाया है जो अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली में रुकावट बनी हुई थी। जमीयत उलमाए हिंद ने हमेशा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। बीजेपी और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और जल्दी ही जनता की अदालत में भी उसे बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले से ही मुश्किल में फंसी दिख रही थी और अब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में रैली करते हुए मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो राहुल ने बीजेपी के साथ आरएसएस को भी घेर लिया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। सिमडेगा में हुई रैली में राहुल ने कहा कि हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हक की बात करते हैं। इस पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं। इस समय देश में 2 विचारधारा है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं जबकि बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें बिरसा मुंडा, अंबेडकर, फुले और महात्मा गांधी की सोच है। ये संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की रक्षा करता है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश को संविधान के जरिए चलाया जाए। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को अशांत कर दिया। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों से कहा कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। देश में एकता भाईचारा को कायम करेंगे। राहुल ने उद्योगपतियों के कर्ज माफी की बात करते हुए कहा कि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, ये सिर्फ उनके फायदे के लिए काम करते हैं।
हमारी योजना में सिर्फ गरीब लोगों की बातें होती हैं। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90% है। लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं। अगर इसमें से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है तो सरकार के 100 रुपए के खर्च में वो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। राहुल गांधी ने आदिवासी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी की बात उठाई, जिससे बीजेपी परेशानी में दिख रही है। वैसे सिर्फ झारखंड में ही नहीं बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, बल्कि महाराष्ट्र में भी उसकी परेशानी बढ़ रही है और ये परेशानी उसके सहयोगी ही बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के चीफ अजीत पवार ने तो पीएम मोदी को ही ना कह दिया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बयान ने खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पीएम मोदी से अपने बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली नहीं करने को बोला है। उन्होंने कहा कि बारामती में मुकाबला परिवार के भीतर है, इसलिए वो नहीं चाहते कि पीएम मोदी वहां रैली करे। इसके साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि एनसीपी के उम्मीदवारों ने योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की रैली की डिमांड भी नहीं की है। इसके साथ ही अजीत पवार ने नवाब मलिक के लिए रैली कर बीजेपी को बता दिया है कि उनकी राह पूरी तरह से अलग है। इस बीच अजीत पवार के तेवरों पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के बीच महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। अजीत पवार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसी टिप्पणी महाराष्ट्र पसंद नहीं करता। चुनाव के बीच ही अजीत पवार बीजेपी को उसके हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। अजीत भले ही मोदी की रैली से दूरी दिखा रहे हों, लेकिन पीएम मोदी ने नासिक की रैली में योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन ही कर दिया। पीएम ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पीएम के बयान से ही साफ हो गया है कि अजीत पवार उनसे क्यों दूरी बना रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी शिवसेना से भी दूरी बनाती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें पीएम मोदी के साथ सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव भले ही लड़ा जा रहा है, लेकिन सीएम कौन होगा वो चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी शिंदे से किनारा कर रही है। महायुति में घमासान मचा हुआ है। हर दल अलग अलग दिशा में भागता दिखाई दे रहा है। सीएम पद को लेकर अलग रार मची हुई है, तो वहीं मणिपुर जहां बीजेपी की सरकार है वहां के सीएम बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। उनकी एक ऑडियो क्लिप अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिससे सीएम एन बीरेन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक ऑडियो क्लिप पेश किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में सीएम बीरेन सिंह की आवाज है, जिसमें सीएम बीरेन सिंह ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मणिपुर हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की इस याचिका से हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता से टेप के सोर्स और इसकी सत्यता साबित करने के लिए डिटेल्स की मांग की है, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सभी जरूरी जानकारियां पेश करने के लिए सहमति जताई है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने सीएम की बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसमें स्वीकार किया गया है कि उन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया और हथियार लूटने वालों को संरक्षण प्रदान किया। अब इस क्लिप की जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये तो देखना होगा, लेकिन इस दावे से सिर्फ मणिपुर सीएम ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी ही एक तरह से कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर ये क्लिप सही हुई तो मणिपुर के सीएम एन बीरेंद्र सिंह के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे ही करीब 1.5 साल से मणिपुर अशांत बना हुआ है। बीजेपी मणिपुर के हालात संभाल नहीं पा रही है। सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर किए जा रहे थे। 5 साल पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात कितने बदले ये सामने दिख रहा है। 10 साल बाद यहां चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा के पहले सत्र में ही 370 को लेकर जबरदस्त टकराव दिख रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र बहुत ही दमदार नजर आ रहा है, जहां उमर अब्दुल्ला सरकार अपने चुनावी वादे पूरा करने की राह पर नजर आ रही है, तो विपक्ष की तरफ से इसका पुरजोर विरोध भी देखा जा रहा है।
सत्र के 5वें दिन भी सदन में जमकर बवाल देखने को मिला, जहां अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक और रशीद इंजीनियर के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। इस पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। आखिरकार मार्शल को बुलाना पड़ा और वो खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद अहमद जमीन पर गिर गए। मार्शल ने खुर्शीद शेख के साथ ही कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से आर्टिकल 370 को वापस से बहाल करने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है, लेकिन इस पर विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन भी इसका पोस्टर लहराने पर विधायकों में हाथापाई हो गई थी, जिसमें 3 विधायक घायल भी हुए थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बीजेपी विधायकों के इस हिंसक विरोध की कड़ी निंदा भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने यहां तक कहा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। इसके बावजूद सदन में एक बार फिर बवाल देखा गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में घमासान मचा हुआ है तो यूपी में भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच है और इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रचार के लिए बड़ा प्लान सामने आया है। तो क्या है इंडिया का प्लान, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए सभी सियासी दल मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी के खिलाफ अपना प्रचार अभियान मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन का बड़ा प्लान सामने आया है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगा। विपक्ष के बड़े नेताओं की संयुक्त रैलियां आयोजित की जाएंगी, यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रचार मैदान में नजर आ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इन संयुक्त रैलियों के जरिए विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की तैयारी की गई है। विपक्ष देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में है। अब इस खबर के सामने आते ही बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी जहां उपचुनाव को लेकर विपक्ष में मतभेद के दावे कर रहा था, ऐसे में इंडिया गठबंधन के इस प्लान ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी विपक्ष के एकजुट हो जाने से चुनाव में जीत को लेकर भी बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी का जादू देखा गया। बीजेपी को यूपी में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर वही दोनों लड़के एक साथ नजर आएंगे, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। अब इंडिया के प्लान से बीजेपी परेशान है तो इंडिया को घेरने की कोशिश में जुटे कनाडा के तेवर भी ढीले पड़ते दिख रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार खालिस्तानियों को अलगाववादी कहा है और यहां तक कह दिया है कि पूरे सिख समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो कैसे ट्रूडो के तेवर पड़ रहे हैं ढीले, देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान कनाडा के संबंधों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। खालिस्तान समर्थक निज्जर मामले में हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में जुटे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब खुद ही मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं। ऐसे में अब उनके तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। पहली बार उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर खुलकर बयान दिया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हैं, लेकिन वो पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कनाडा में हिंसा, असहिष्णुता या आपस में बांटने के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि हम वन इंडिया का समर्थन करते हैं, हालांकि वो हिंदुस्तान पर तंज कसने से भी नहीं चूके। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा में मोदी सरकार के भी बहुत सारे समर्थक रहते हैं, लेकिन वे कनाडा में रहने वाले पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनके इस बयान को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। इस बीच द ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट के पेज को ब्लॉक करने के फैसले को लेकर भी ट्रूडो को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कनाडा किसानों के आंदोलन को लेकर, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाता है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया गया। कनाडा की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। हिंदुस्तान ने इसे कनाडा की हिपोक्रेसी बताया। वहीं द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंध संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने कहा कि हम पारदर्शिता, सटीकता के साथ जरूरी खबरें बताने की कोशिश जारी रखेंगे। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की तरफ से भी ट्रूडो को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले चुनाव में ट्रूडो की विदाई तय है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अपने इन फैसलों को लेकर अब ट्रूडो ही मुश्किल से घिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज 8 साल पूरे होने पर नोटबंदी के बारे में दर्द को बयां किया है और उन्होंने कहा है कि अभी तक लोगों के द्वारा कैश का लेन देन बंद नहीं हुआ है। नोटबंदी से देश को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने। जो लोग घरों में बोरों में नोटों को भरकर रखते थे वो आज भी वैसे ही नोटों को भर के रख रहे हैं। शायद अब बोरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई हो। और जो लोग सूटकेसों के ज़रिए नोटों को भरकर अपना काम करते थे वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।